हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलर ज्ञान एंड आरी न्यूज़ चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने एक ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप सिस्टम है उसके बारे में एक कंप्लीट सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, जिसके जो कि रूफटॉप से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं सारी चीज़ों को कवर करूँ। जैसा हम सबको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल सोलर मिशन के अंतर्गत 100 गीगावाट का सोलर टारगेट रख रखा है, जो कि दिसंबर 2022 तक का इसको कंप्लीट करना है। और इस अगर 100 गीगावाट को हम लोग बाइफरकेट करें तो 40 गीगावाट जो है ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप सिस्टम से आना है, और 60 गीगावाट जो है यूटिलिटी स्केल जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसके थ्रू आना है। इसका मतलब ये है कि रूफटॉप सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है टारगेट को अचीव करने के लिए। लेकिन अगर हम आज की डेट में अगर बात करें, जो 40,000 मेगावाट का जो टारगेट रखा हुआ है उसमें अभी तक केवल 5,000 मेगावाट के आसपास ही प्रोजेक्ट्स लग पाया है, और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं रह गया है। और ये एक्सपेक्टेड है कि अधिक से अधिक दिसंबर 2022 तक इसमें 2,000 से 3,000 मेगावाट तक अधिक से अधिक लग सकता है। तो टोटल जो है 40,000 मेगावाट के अगेंस्ट में हम लोग केवल 6,000 7,000 से 8,000 मेगावाट अधिक से अधिक अचीव कर पाएंगे। तो इसके क्या रीज़न है जो कि इतना बड़ा टारगेट रखने के अगेंस्ट भी हम लोग इसको अचीव नहीं कर पाए या नहीं कर पा रहे हैं, क्या बॉटलनेक्स हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस पूरे ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप जो सिस्टम है इसको मैंने पूरे सीरीज में 10 से 12 वीडियो में मैं कंप्लीट बनाने की कोशिश करूँगा, सो दैट कि आप जो इससे रिलेटेड जितने सारे टॉपिक हैं मैं इसको कवर कर सकूँ। जैसे कि मतलब रूफटॉप सिस्टम होता क्या है, क्या इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, क्या नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग क्या होता है, कितने टाइप्स के ऑपरेशन और मेंटेनेंस होते हैं, सोलर पैनल बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी क्या स्कीम है, रूफटॉप सिस्टम अगर हम लोग लगाना चाहते हैं एज ए कस्टमर हम लोग लगाना चाहते हैं तो हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, डिस्कॉम को इसमें रूफटॉप सिस्टम को लगाने में क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं बहुत डिस्कॉम इसको एग्रेसिवली इसको प्रमोट करती है, स्टेट वाइज रूफटॉप सिस्टम में क्या स्टेट उनके जो रिस्पेक्टिव स्टेट उनके क्या रेगुलेशन है, प्लस इनका क्या आपस में स्टेट वाइज हम लोग कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे। रूफटॉप सिस्टम में फाइनेंशियल मॉडल क्या हो सकता है, और अभी तक ये क्यों नहीं टेक ऑफ कर पाया रूफटॉप सिस्टम में। तो इन सब सारी चीज़ों को हम लोग कंप्लीट जो पैकेज है रूफटॉप सिस्टम में इसमें जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि कम से कम 10 से 12 वीडियो बनेगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस वीडियो से कि सोलर रूफटॉप सिस्टम होता क्या है, हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, और रूफटॉप सिस्टम से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है क्या क्या हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ रूफटॉप सोलर सिस्टम। तो बेसिकली 3 टाइप के सोलर रूफटॉप सिस्टम होता है, ऑन ग्रिड सिस्टम, ऑफ ग्रिड सिस्टम और हाइब्रिड सिस्टम। ऑन ग्रिड सिस्टम जो होता है बेसिकली ये जो रूफटॉप सोलर सिस्टम हम लोग जो लगाते हैं, ये जो सिस्टम होता है जो मेन ग्रिड होता है उस मेन ग्रिड से कनेक्टेड होता है बेसिकली, इसलिए उसको बोलते हैं ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप सिस्टम, इसको ऑन ग्रिड सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें जनरली होता क्या है कि अगर हम लोग अपने घरों के ऊपर छत के ऊपर हम लोग सोलर सिस्टम लगा रहे हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट कर रहे हैं वो हम लोग उसको कंज्यूम ही कर रहे हैं, या अगर ज़्यादा हमने एक्सेस जनरेट कर दी तो हमने हो सकता है हमने ग्रिड को भी सप्लाई कर देंगे, या अगर हम लोग उतना कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं और जनरेट कम कर रहे हैं तो हमें ग्रिड से सप्लाई लेंगे। तो ये ग्रिड से इंटरेक्ट करता है, जो सोलर पावर सिस्टम हम लोग लगा रहे हैं ग्रिड से इंटरेक्ट है, कनेक्टेड है। ये जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम लोग इसको सप्लाई दे सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप सिस्टम। इसमें जो ग्रिड होता है एज ए बैटरी बैंक की तरह काम करता है, एज ए स्टोरेज सिस्टम की तरह काम करता है। नेक्स्ट है बेसिकली ऑफ ग्रिड सिस्टम। तो ऑफ ग्रिड सिस्टम बेसिकली वहाँ पर है जहाँ पर जो आइसोलेटेड लोकेशन है, जहाँ पर ग्रिड नहीं पहुँच पाई है, वहाँ पर ऑफ ग्रिड सिस्टम सक्सेस है। इसमें क्या होता है कि सोलर जो रूफटॉप सिस्टम है इसके साथ साथ हम लोग बैटरी भी यूज करते हैं स्टोरेज के लिए। हमने सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, उसको बैटरी में हमने स्टोर कर लिया, और जो रिक्वायरमेंट होती है हम फिर बैटरी से फिर हम जो भी अप्लायंसेस से जो भी हम चीज़ों को होते हैं वैसे यूज़ करते रहते हैं। तो ये सिस्टम चलता रहता है। इसमें स्टोरेज के लिए हम लोग बैटरी यूज़ करते हैं, और ये बेसिकली आइसोलेटेड सिस्टम में होता है, ये ग्रिड से हम लोग इसको कनेक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है बेसिकली हाइब्रिड सिस्टम। तो हाइब्रिड सिस्टम बेसिकली क्या है कि ऑन ग्रिड सिस्टम और जो ऑफ ग्रिड सिस्टम है उस दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें बेसिकली हम हाइब्रिड सिस्टम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर ग्रिड तो है लेकिन ग्रिड की रिलायबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है, मतलब मान लीजिए पावर सप्लाई बहुत प्रॉपर नहीं आ रही है या बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं, तो वहाँ पर उस केस में हम लोग हाइब्रिड सिस्टम यूज़ करते हैं। इस केस में क्या होता है कि ग्रिड से तो कनेक्टेड होता है, ये साथ साथ बैटरी भी इसमें स्टोर करते हैं।
जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई हम उसको बैटरी में स्टोर कर लेते हैं। फिर बैटरी से हम लोग जो भी कंज्यूम करते हैं, जो अप्लाइंसेस जो यूज़ करना होता है यूज़ करते हैं। अगर कुछ कम या अधिक होता है फिर हम ग्रिड से भी ले लेते हैं या ग्रिड में सप्लाई कर देते हैं। अगर मान लीजिए बैटरी फुल हो गई हमारी, तो एक्सेस अगर है तो एक्सेस हमारी ग्रिड में चली जाती है, या बैटरी हमारी पूरी कंज्यूम हो गई तो हम जो भी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है हम ग्रिड से ले लेते हैं। इसमें दोनों सिस्टम है, या ऐसा हो सकता है कि ग्रिड तो कनेक्टेड है बट सप्लाई नहीं आ रही है, और सोलर सिस्टम हम सबको पता है कि केवल दिन के अंदर ही केवल हम जनरेट कर सकते हैं, रात के अंदर तो कर नहीं सकते हैं। इस केस में एडवांटेज ये है कि अगर रात को ग्रिड के थ्रू सप्लाई नहीं आ रही है और हमारे पास बैटरी है तो हम लोग बैटरी के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हाइब्रिड सिस्टम है जिसमें कि बैटरी स्टोरेज और ग्रिड दोनों कनेक्टेड होते हैं। तो 3 टाइप के बेसिकली सिस्टम होते हैं, आप समझ ही गए होंगे, ऑन ग्रिड सिस्टम, ऑफ ग्रिड सिस्टम और हाइब्रिड सिस्टम। अब नेक्स्ट है बेसिकली, अब हम बिल्कुल स्पेसिफिक आ जाते हैं कि ये सोलर ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप सिस्टम क्या होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर हम लोग अपने घरों के रूफ़ के ऊपर अगर सोलर फोटोवोल्टेइक सिस्टम लगाते हैं, पावर स्टेशन लगाते हैं और उसको ग्रिड से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप सिस्टम होता है। ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप सिस्टम में क्या होता है कि जो पैनल होता है बेसिकली वो डीसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, लेकिन हम लोग जो यूज़ करते हैं बेसिकली एसी यूज़ करते हैं, अल्टरनेटिव करंट यूज़ करते हैं। तो डीसी करंट को हम लोग इन्वर्टर के थ्रू एसी में कन्वर्ट करके यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली टोटल सिस्टम है ये, जिसमें ग्रिड से कनेक्टेड होता है। जो मैंने पहले ही बताया आपको कि इसमें अगर जो भी रिक्वायरमेंट होती है, ग्रिड जो होता है बेसिकली स्टोरेज की तरह काम करता है। अगर हमने एक्सेस जनरेट किया तो ग्रिड में दे दिया, और अगर हम लोग कम जनरेट किया, अगर ग्रिड से सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती तो हमने ग्रिड से ले लिया। तो ये इंटरेक्ट करता है, दैट इज़ द ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप सिस्टम। ये आप फोटो देख सकते हैं, ये आप बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर जो रूफ़ है, रूफ़ पर ये सोलर पैनल लगा हुआ है। तो दैट इज़ द सोलर रूफटॉप सिस्टम। अब मेन कंपोनेंट कौन कौन से आते हैं ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं, तो उसके जो मेजर कंपोनेंट कौन कौन होते हैं, तो इसमें 5 कंपोनेंट मेजर दिखाया हुआ है। एक तो ये सोलर पीवी मॉड्यूल्स या सोलर पैनल्स जिसको बोलते हैं, ये मेजर कंपोनेंट होता है, जो कि डीसी से जो कि सोलर से डीसी में जनरेट करता है। उसके बाद इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर बेसिकली डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। थर्ड कंपोनेंट है आपका मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर। मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर जो होता है, जो सोलर पैनल जो है आपका जिस स्ट्रक्चर पर बेस होता है उसको हम लोग माउंटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसमें मॉड्यूल जो होता है तो उसको मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर है। बाई डायरेक्शन मीटर, बाई डायरेक्शन से मीटर यहाँ पर मतलब ये है कि हम आगे डिटेल में इसको जानने की कोशिश करेंगे। नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग की अगर मैं बात करूँगा तो वहाँ पर मैं इसको डिटेल में बताऊँगा। तो बाई डायरेक्शन से मीटर ये है कि सोलर, अगर हम ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप सिस्टम की बात कर रहे हैं और हमारा सोलर सिस्टम ग्रिड से कनेक्टेड है, तो बीच में मीटर होता है। जो मीटर बाई डायरेक्शन मतलब ये है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल से ग्रिड को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस केस में ये भी मेजर होना चाहिए, या ग्रिड से हम लोग इंपोर्ट करें तो वो भी मेजर होता है। मतलब जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो भी हम लोग कर रहे हैं वो मेजरमेंट आना चाहिए, वो रिकॉर्ड होना चाहिए, दैट इज़ द बाई डायरेक्शन मीटर। बैलेंस ऑफ सिस्टम से मतलब ये है कि इसके अलावा जो बहुत सारे हम चीज़ों को यूज़ करते हैं, कंबाइनर बॉक्स, डीसी केबल, एसी केबल्स, तो ये सब बैलेंस ऑफ सिस्टम में आ जाते हैं। तो बेसिकली मेजर 5 कंपोनेंट है इसमें। अब हम एक जनरलाइज बात करते हैं बेसिकली कि इसमें और सब चीज़ें क्या क्या इन्वॉल्व होती हैं। अगर हम लोग 1 किलोवाट सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाते हैं, 1 किलोवाट पीक सोलर सिस्टम लगाते हैं, रूफटॉप सिस्टम लगाते हैं, तो कितने एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। तो एज ए थंब रूल 1 किलोवाट सिस्टम लगाने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 10 स्क्वायर मीटर साइडो फ्री एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइडो फ्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है सोलर पैनल्स में। तो 10 स्क्वायर किलोमीटर साइडो फ्री एरिया चाहिए। जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है बेसिकली ये डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंसी ऑफ सोलर मॉड्यूल और देयर प्लेसमेंट एक्सेट्रा। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आज की डेट में जो सोलर पैनल्स आ रहे हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के सोलर पैनल्स आ रहे हैं, जैसे कि पॉलीक्रिस्टलाइन, मोनोपर्क, मोनो, बाईफेशियल, हाफ कट, जिनकी एफिशिएंसी आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। विद रिस्पेक्ट अगर 4 साल 5 साल पहले का हम सोलर पैनल की बात करते हैं और आज की डेट में बात करते हैं, तो एफिशिएंसी विद रिस्पेक्ट जो पुराने थे उसके रिस्पेक्ट में काफ़ी एफिशिएंसी बढ़ गई है। प्लस साथ साथ जो पावर आउटेज है वो भी बढ़ गई है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग हायर एफिशिएंसी सोलर पैनल लगाते हैं तो उस केस में जो एरिया की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी। ऑब्वियसली अगर हम लोग मान लीजिए 250-240 किलोवाट
240 वाट का पैनल लगाते हैं और हम लोग लगाते हैं 450 वाट का पैनल लगाते हैं, तो ऑब्वियसली देखिए, और जो पैनल की साइज़ है अप्रॉक्सीमेटली दोनों की सेम है, तो उस केस में करीब करीब 50% हमारी जो पैनल के लिए जो एरिया चाहिए वो कम हो जाती है। तो इसलिए डिपेंड करता है, लेकिन जो एज ए थंब रूल हम बात करते हैं तो 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 10 स्क्वायर मीटर शैडो फ्री एरिया चाहिए। अब इसमें नेक्स्ट ये क्वेश्चन उठता है कि वाई शैडो फ्री एरिया ऑफ द मॉड्यूल्स। तो अगर सोलर मॉड्यूल्स की हम लोग बात करते हैं तो सोलर मॉड्यूल्स पे जो सनलाइट आनी चाहिए वो अनइंटरप्टेड आनी चाहिए, सो दैट कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सकें। अगर किसी पैनल पर थोड़े से किसी भी पार्ट पे अगर शैडो आ रहा है तो वो पूरे पावर आउटपुट को पूरे अफेक्ट डालता है, और इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट है कि अगर मान लीजिए 8 से 10% अगर शैडो आ रहा है मॉड्यूल पे, तो जो उस पैनल की जो आउटपुट है करीब करीब 40 से 50% तक कम हो जाती है। तो कितना इंपॉर्टेंस है। प्लस साथ साथ इसका ये भी है कि जो इसकी लाइफ है, जो पैनल की लाइफ है, वो भी काफ़ी कम हो जाती है। हम लोग आज की डेट में ये बोलते हैं कि जो पैनल की लाइफ है 25 ईयर्स की लाइफ है, लेकिन अगर शैडो अगर किसी पैनल पे आता है तो उसकी वजह से क्या होगा कि उस पर्टिकुलर जहाँ पर जिस पर्टिकुलर एरिया पर शैडो आ रहा है वहाँ पर हीटअप होता है, और जो उससे रिलेटेड जो सेल हैं आपके वो डैमेज हो सकते हैं, तो पैनल की लाइफ भी काफ़ी कम हो सकती है। इसलिए हमें पैनल पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आगे देखेंगे O&M में इसको, जो मैंने बताया कि जो बहुत सारी इसमें वीडियोज़ में बनाऊँगा, तो ऑपरेशन और मेंटेनेंस से जो रिलेटेड आएगा तो इसमें इसको काफ़ी कवर करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल अभी ये है कि हमें शैडो फ्री एरिया चाहिए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रूफ सुटेबल फॉर रूफ टॉप सोलर सिस्टम। तो हमें किस टाइप का रूफ चाहिए, जिसमें ये बताया कि रूफ टॉप जो सोलर PV सिस्टम होता है हमें किसी भी रूफ पर हम लोग लगा सकते हैं, बशर्ते कि जो उसकी लोडिंग जो बियरिंग कैपेसिटी है रूफ की वो इसको बियर कर सके, पैनल को जो हम लोग लगा रहे हैं उसको बियर कर सके। नेक्स्ट इसमें ये पूछ रहा है कि अगर 1 किलोवाट का जो हम लोग सोलर PV पैनल लगा रहे हैं, हम लोग सिस्टम जो लगा रहे हैं, वो डेली कितना पावर जनरेट करेगा। तो एज ए थंब रूल जो पावर जनरेट करता है रूफ टॉप सिस्टम पे अगर हम लोग लगा रहे हैं तो 4 यूनिट से लेकर के 5.5 यूनिट पर जनरेट करता है। और ये वेरिएशन क्यों है, इसका बहुत सारे रीज़न है। अगर मान लीजिए अब सोलर पैनल जो हम लोग लगा रहे हैं किसी रूफ पर, तो एक राजस्थान में लगा रहे हैं, यूपी में लगा रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लगा रहे हैं, या साउदर्न स्टेट्स में लगा रहे हैं, तो सारे जगह के जो 4 लोकेशंस जो मैंने बताए हैं, सारे लोकेशंस जो हैं बेसिकली इनके सोलर इंसोलेशन सेम नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। प्लस अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न में जाते हैं तो वहाँ पर रेनी सीजन, क्लाउडी सीजन बहुत ज़्यादा रहता है, तो सनशाइन आवर्स भी कम मिलता है। तो अगर कम मिलने से क्या होगा कि आपकी सोलर जनरेशन जो है पैनल से जो पावर जनरेट होगा कम हो जाएगा। तो ये सब रीज़न है। बट एज ए थंब रूल अगर हम लोग सोलर पैनल लगाते हैं तो 4 यूनिट से लेकर के 5.5 यूनिट तक सोलर पावर जनरेट करता है, अगर इंडिया पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो। नेक्स्ट है इज सेम एनर्जी फ्रॉम RTS ऑल ईयर अराउंड। क्या मतलब सेम एनर्जी जो सोलर पैनल हमने लगा दिया, मान लीजिए 1 किलोवाट का सिस्टम लगा दिया, तो क्या साल भर तक ये हमारी जो सोलर जो एनर्जी होगी सेम होगी पूरे साल भर तक? तो इसका क्वेश्चन है नहीं, ऐसा नहीं है। जो डेली अगर हम लोग रूफ टॉप सिस्टम की बात करते हैं, जो सोलर जनरेशन है बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसमें कि टेम्परेचर, सोलर इरेडिएशन और भी जो पैरामीटर है। जैसा कि मैंने आपको बताया किसी दिन अगर क्लाउडी दिन अगर हो गया तो उस दिन जनरेशन हमारी कम हो जाएगी, किसी दिन रेनी सीजन हो जाएगा तो उस दिन कम हो जाएगी। तो ये सब बहुत सारे फैक्टर हैं। अगर ऑपरेशन मेंटेनेंस हम लोग प्रॉपर नहीं करेंगे तो इससे भी हमारा पावर आउटपुट अफेक्ट आता है। तो जो थ्रू आउट द ईयर जो है ये सेम एनर्जी जनरेट नहीं करता है। बट अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विल सेम एनुअल एनर्जी फ्रॉम द RTS फॉर ऑल 25 ईयर्स। क्या 25 साल तक हम लोग सोलर पैनल्स की जो हम लोग लाइफ बोलते हैं, तो क्या ये सेम एनर्जी 25 साल तक जनरेट करता है? मान लीजिए कोई सोलर पैनल है 1 किलोवाट का अगर सिस्टम है, जिसमें कि हम लोग बता रहे हैं कि पर डे जो एवरेज है 4 to 5.5 यूनिट्स जनरेट करता है, तो 25 साल तक ये सेम जनरेट करता रहेगा? तो इसका क्वेश्चन है नहीं। इसका ये है कि जो मॉड्यूल है हमारा क्या है कि मतलब बाहर लगा हुआ है, छत पे लगा हुआ, हमने रूफ पे लगा रखा है, तो ये हमेशा सनलाइट और अदर इन्वायरमेंट जैसे कि बारिश हो रही है, मॉइस्चर है, डस्ट है, इन सब चीज़ों को डेली उस पर मतलब इफेक्ट आता ही है। एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि जो सोलर पैनल की जो लाइफ है, जो लाइफ तो 25 साल हम लोग बोलते हैं, लेकिन सेम कंसिस्टेंसी तो नहीं रहती है, वो डिग्रेड तो करता ही है। तो हर साल कुछ ना कुछ जो पैनल जो है कुछ डिग्रेड करता है। तो ऑब्वियसली अगर अभी आज के डेट बोलते हैं कि अगर सोलर पैनल जो एफिशिएंसी 18% है, तो 25 साल तक उसकी एफिशिएंसी 18% तो रहेगी नहीं। 18% इस साल है, अगर फर्स्ट ईयर में 18% है तो सेकेंड ईयर में उसकी एफिशिएंसी घट करके 17% हो जाएगी, 17% से और कम हो जाएगी, नेक्स्ट ईयर और थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये पैनल जो डिग्रेड होते रहते हैं, इसलिए
25 साल तक जो हम लोग बात कर रहे हैं सोलर जनरेशन थ्रू आउट द सेम नहीं रहता है, ये वेरी करता है और धीरे धीरे कम होता है ये। अब हम फैक्टर्स की बात करें तो अगर फैक्टर्स जो सोलर जनरेशन हम लोग बात करेंगे, सोलर रूफटॉप सिस्टम अपने घर पे लगा रहे हैं, हम लोग छत पे लगा रहे हैं, तो कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं जो सोलर जनरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो एक तो प्लांट लोकेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हम लोग प्लांट लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर सोलर पैनल राजस्थान में लगा रहे हैं, यूपी में लगा रहे हैं, कर्नाटका में लगा रहे हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लगा रहे हैं, तो अगर लोकेशन क्या है प्लांट की उस पर डिपेंड करता है। जहाँ पर इंसोलेशन अच्छा रहेगा, डस्ट फ्री एरिया रहेगा, तो वहाँ पर सोलर जनरेशन ज़्यादा होगा। क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड, ऑब्वियसली अगर हम लोग अच्छे कंपनी के मॉड्यूल यूज करते हैं या उनकी एफिशिएंसी अच्छी है, उनकी लाइफ अच्छी होगी, तो उससे ऑब्वियसली सोलर जनरेशन बेटर रहेगा। नंबर ऑफ़ सनशाइन आवर्स, ऑन एन एवरेज हम लोग इंडिया में जो बोलते हैं कि 300 डेज जो होता है सनशाइन आवर्स मिलता है। 65 डेज किसी दिन रेनी सीजन हो गया, चाहे किसी दिन और भी फैक्टर हो गया, तो उससे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन ये एवरेज है। राजस्थान में कुछ सनशाइन आवर्स, नंबर ऑफ़ आवर्स ज़्यादा हो सकते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कम हो सकते हैं कि वहाँ पर रेनी सीजन ज़्यादा है, क्लाउडी सीजन ज़्यादा है, तो वहाँ पर सनशाइन आवर्स कम मिलेंगे। साउथ में जाएंगे तो वहाँ पर सनशाइन आवर्स वेरी कर सकता है, तो ये सनशाइन आवर्स पर भी डिपेंड करता है। वर्कमैनशिप, ऑब्वियसली अगर हम लोग वर्कमैनशिप का मतलब यहाँ पर एक, अगर सोलर पैनल अच्छे से हमने नहीं लगाया है, सही से इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है, तो ये जनरेशन में भी इफेक्ट डालता है। पीवी मॉड्यूल टिल्ट एंगल एंड ओरिएंटेशन, ये भी एक फैक्टर है, ये डिजाइन एंगल है। अगर हम लोग छत पर लगा रहे हैं पैनल, तो पैनल हम लोग बेसिकली क्या होता है कि पैनल फ्लैट नहीं लगता, ये एंगल टिल्ट करके लगता है, सो दैट कि जो सोलर की जो लाइट है, सन की जो लाइट है, डायरेक्ट परपेंडिकुलर भी पड़े, प्लस साथ साथ जो विंड बियरिंग है, हवा भी तेज चलती है, तो उस कैपेसिटी को भी, विंड बियरिंग को भी ये कर सके। तो ये सब कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है कि जो टिल्ट एंगल है, जो ओरिएंटेशन है, वो किस टाइप से है। मॉड्यूल क्लीनिंग, ऑब्वियसली रेगुलर मॉड्यूल क्लीनिंग करने से जो प्लांट की जो आउटपुट है वो बढ़ जाती है, लेकिन ये कि कितना किस ड्यूरेशन पे करना है, ये एक मैन्युफैक्चरर्स जो होता है, जो स्पेसिफिकेशन होता है उस हिसाब से करना पड़ता है। O&M एक्टिविटी, ऑपरेशन मेंटेनेंस एक्टिविटी, कोई भी प्लांट होता है ऑपरेशन मेंटेनेंस बहुत ही क्रिटिकल पैरामीटर होता है थ्रू आउट द लाइफ, अगर प्लांट को हम लोग सही से रन करना है तो ये सब फैक्टर हैं जो कि सोलर जनरेशन को अफेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर सिस्टम का, जो मेरा टॉपिक है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों लगाना चाहिए हमें रूफटॉप सोलर सिस्टम। तो 6-7 पॉइंट्स इसमें बताए हुए हैं, हम वन बाई वन देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले सेविंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय द कंज्यूमर। ऑब्वियसली अगर हम लोग सोलर सिस्टम लगाते हैं और जो सोलर सिस्टम वो जनरेट करेगा, बिजली हम लोग कंज्यूम करेंगे, तो जो नेट हमारा जो बिल होगा वो हमारा कम तो हो ही जाएगा, तो सो दैट कि हमारी सेविंग हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी बिल में। यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल वैकेंट रूफ स्पेस, नो एडिशनल लैंड रिक्वायर्ड। हमें रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए कोई एक्स्ट्रा लैंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास अगर रूफ अवेलेबल है तो हम वहाँ पर सोलर पैनल लगा सकते हैं। लो गेस्टेशन पीरियड, जो रूफटॉप सोलर सिस्टम की हम लोग जो बात कर रहे हैं, इसको लगाने में बहुत ही कम टाइम में लगाया सकता है, 4 से 5 दिन, 1 हफ्ते में भी हमारे पास जो रूफ है उस पर सोलर सिस्टम ये लग सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ये नहीं कि अगर हम कोई नया प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, कोई नई चीज़ें लगा रहे हैं, तो उसको लगाने में बहुत टाइम लग रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये जो पैनल है मॉड्यूलर स्ट्रक्चर होता है इसका, सीधे आए हम लोग इसको फिट कर दिए, तो इसका गेस्टेशन पीरियड भी होता है बहुत ही कम होता है। नो एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स, reduces transmission distribution losses as power consumption and generation are collocated। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है रूफटॉप सोलर सिस्टम का। उसका रीज़न ये है कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो इसका जो पावर जनरेशन है ये कहीं रिमोट एरियाज़ में हो रहा है। अभी आज के तो जो मैक्सिमम जनरेशन है थर्मल पावर प्लांट से हो रही है, जो कि कहीं रिमोट एरिया में जनरेशन हो रही है और कंजम्पशन कहीं दूसरी है, तो वहाँ से ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू लाते हैं, फिर फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स के थ्रू हम लोग ला रहे हैं तो लाइन में लॉसेस भी होता है, ये काफ़ी ठीक ठाक अमाउंट में हो जाता है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस भी हो जाता है। तो इस केस में अगर हम लोग रूफटॉप सिस्टम लगा रहे हैं तो हम एक नया हम नया प्लांट लगा रहे हैं, इस केस में हमें ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक तो बहुत बड़ा फैक्टर आप देखिए, रूफटॉप सिस्टम अगर हम लोग लगा रहे हैं, जनरेशन प्लांट लगा रहे हैं, जो भी कैपेसिटी है, जनरेशन प्लांट की कैपेसिटी मान लीजिए 4 किलोवाट ही 5 किलोवाट ही है, फर्क नहीं, बट एक जनरेशन प्लांट लगा रहे हैं तो इसके लिए हमें ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत ही एडवांटेज है, सबसे बड़ा एडवांटेज हम बोल सकते हैं ये। प्लस जो साथ साथ जो इसका जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, अगर एक्स लोकेशन से वाई लोकेशन पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को ला रहे हैं, तो जो
ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू ही लाते हैं, तो लॉसेस भी होते हैं, तो वो लॉसेस को भी इसमें रिड्यूस किया जा सकता है। तो बहुत बड़ा एक इम्प्रूवमेंट है। प्लस साथ साथ इम्प्रूवमेंट इन द टेल एंड ग्रिड वोल्टेज एंड रिडक्शन ऑफ सिस्टम कंजेशन। ये क्या है बेसिकली, मान लीजिए कोई भी एक बहुत सारे मिनी ग्रिड्स भी होते हैं जिसमें कि अगर जनरेशन है और मान लीजिए कहीं 50 किलोमीटर लाइन जा रही है, तो टेल एंड पर देखें वोल्टेज काफ़ी रिड्यूस हो जाती है, या आप कहीं भी देखें अपने घरों में देखें कभी कभी वोल्टेज काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। उसका रीज़न ये है कि टेल एंड पे जो होता है बहुत सारे, अगर लोड बहुत ज़्यादा है, जनरेशन कम है, तो उस केस में वोल्टेज काफ़ी डिम हो जाता है। इस केस में ऐसा नहीं है। इसका रीज़न ये है कि जहाँ पर हम जनरेट कर रहे हैं वहीं पर कंज्यूम कर रहे हैं, तो जो कंजेशन है लाइन में कंजेशन वाला इशू रेज भी नहीं होगा। प्लस जो वोल्टेज जो है, जो वोल्टेज का जो टेल एंड पर जो वोल्टेज की जो प्रॉब्लम है वो भी इसमें राइज नहीं होती है। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म एनर्जी एंड इकोलॉजिकल सिक्योरिटी बाय रिडक्शन इन कार्बन एमिशन। ऑब्वियसली हम सबको पता है कि सोलर पैनल लगा रहे हैं, ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है, इसमें कोई भी फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो कार्बन एमिशन नहीं हो रहा है, तो हम एक तरह से इन्वायरमेंट को भी बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, जो आज की डेट में कितना इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट इशूज़ कितना है हम सबको पता है। तो हम एक इन्वायरमेंट को भी एक बेनिफिट पहुंचा रहे हैं सोलर पैनल इंस्टॉल कर करके, कोई भी इसमें कार्बन एमिशन नहीं हो रहा है। प्लस एक एनर्जी सिक्योरिटी भी। एनर्जी सिक्योरिटी से यहाँ पर मतलब ये कि हम सिक्योर हो गए, मतलब हमारी डिपेंडेंसी कम हो गई पावर को लेकर के, तो ये भी एक फैक्टर है। बेटर मैनेजमेंट ऑफ डे टाइम पीक लोड बाय डिस्कॉम यूटिलिटी। अगर डे टाइम में कहीं किसी डिस्कॉम एरिया में अगर पीक टाइम मिलता है, तो उस केस में डिस्कॉम क्या करता है, पीक को मैनेज करने के लिए शॉर्ट टर्म में एक्सचेंज के थ्रू कहीं सप्लाई लेता है, उसके लिए उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है। अगर हम लोग सोलर लगाते हैं, दिन में जनरेट करता है, तो इसमें ये हेल्प करेगा पीक को मैनेज करने में, इसलिए डिस्कॉम को बाहर से पावर परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने पीक को मेंटेन करने के लिए। तो ये भी एक बहुत फैक्टर है इसमें। मीटिंग ऑफ रिन्यूअल परचेज ऑब्लिगेशन ऑफ ऑब्लिगेटेड इंटिटीज। ये बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि ऑब्लिगेटेड इंटिटीज बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, कैप्टिव कंज्यूमर, ओपन एक्सेस कंज्यूमर और डिस्कॉम। कैप्टिव कंज्यूमर अगर वो होता है कि अगर उसका खुद का अपना कोई पावर प्लांट है, फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट है, 1 मेगावाट से ज़्यादा ही कैपेसिटी है, तो उसमें एज ए रेगुलेशन ये मैंडेटरी है, मैक्सिमम स्टेट्स में है ये, कि आपको कुछ परसेंटेज रिन्यूअल पावर परचेज आपको परचेज करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा। हर स्टेट्स में जो परसेंटेज होता है वेरी करता है ये, तो ये है। तो इसमें जो ऑब्लिगेटेड, सेम ऐसे ओपन एक्सेस कंज्यूमर है, अगर कहीं मैं ओपन एक्सेस कंज्यूमर हूँ, 1 मेगावाट से ज़्यादा मेरी कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्टेड डिमांड है और मैं फॉसिल फ्यूल से सप्लाई ले रहा हूँ, तो ये मैंडेटरी है कि उसका कुछ परसेंटेज, मान लीजिए 5% हो, 6% हो, 10% हो, हर स्टेट बाई स्टेट वेरी करता है, उसका कुछ परसेंटेज रिन्यूअल से आना चाहिए। रिन्यूअल में भी 2 टाइप के होते हैं, सोलर आरपीओ कंप्लायंस और नॉन सोलर आरपीओ कंप्लायंस। नॉन सोलर में सोलर के अलावा जैसे विंड और बायोमास होता है, उससे आपको कंप्लाइन करनी पड़ेगी। तो डिस्कॉम को भी इसमें हेल्प मिलती है, ऑब्लिगेटेड एंटिटी डिस्कॉम भी है, डिस्कॉम को भी इसमें हेल्प मिलता है अपने आरपीओ कंप्लायंस को फुलफिल करने के लिए। अगर हम रूफ टॉप सिस्टम लगाते हैं, तो रूफ टॉप सिस्टम में लगाने के लिए एक मीटर लगता है जो कि पूरे सोलर जनरेशन को क्या करता है, कैप्चर करता है, सो दैट कि डिस्कॉम उसको अकाउंटिंग कर सके अपने आरपीओ कंप्लायंस को फुलफिल करने के लिए। तो मीटिंग ऑफ द रिन्यूअल परचेज ऑब्लिगेशन ऑफ द ऑब्लिगेटेड एंटिटी, ये सब बहुत सारे एडवांटेजेस मैंने आपको बता दिए। अब हम बात करते हैं इतने सारे एडवांटेजेस होने के बाद भी ये टेक ऑफ क्यों नहीं कर पा रहा है। हम जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 100 गीगावाट में 40 गीगावाट टारगेट आपका सोलर रूफटॉप सिस्टम का है, फिर भी अभी तक केवल 5 गीगावाट के आसपास लग पाया है। तो उसका क्या है, क्यों नहीं लग पाया, उससे कुछ बॉटल नेक्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा समराइज़ किया हुआ है। एक तो ये है कि बहुत सारी इसमें अप्रूवल एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, कनेक्टिविटी जैसे डिस्कॉम हो गया, नेट मीटरिंग हो गया, चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन हो जाता है, जो एक लिमिटेशन से आपका सैंक्शन लोड पे आ जाता है। मान लीजिए अगर मेरे पास सैंक्शन लोड 5 किलोवाट का मेरा घर है, तो मैं 5 मैक्सिमम जो स्टेट्स है आपको 5 किलोवाट से ज़्यादा आपको रूफटॉप सिस्टम नहीं लगाने देंगे, ये लिमिटेशंस है। बहुत जगह आपके डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर है वहाँ पर भी लिमिटेशंस है, कहीं पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वहाँ पर आप उसकी 40%, 60%, 80%, 100%, ये सब वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, वहाँ पर भी लिमिटेशंस है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर मैं चाहूँ कि अपने घरों पर मेरे पास रूफ़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और मेरे पास जो मेरा सैंक्शन लोड है 5 किलोवाट है, अगर मैं 10 किलो का सिस्टम लगा सकता हूँ तो नहीं, मुझे अलाउ नहीं किया जाएगा, नहीं लगा सकते। तो यहाँ भी एक रिस्ट्रिक्शन है जिसकी वजह से नहीं आ पाता है रूफटॉप सिस्टम, उतना ज़्यादा लगना चाहिए। रिलक्टेंस ऑफ डिस्कॉम टू ऑपरेशनलाइज नेट मीटरिंग रेगुलेशन टू ऑपरेशनलाइज में रिड्यूस देयर इनकम फ्रॉम द हायर पेइंग कस्टमर, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है रूफटॉप सिस्टम नहीं आने का, जिसमें क्या है कि डिस्कॉम
थोड़ा सा हेजिटेट करता है रूफ टॉप सिस्टम को प्रमोट करने के लिए। क्यों? उसका ये मानना है कि जो उसके हाई पेइंग कस्टमर हैं, जैसे कमर्शियल इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हैं, उनका टैरिफ भी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये क्रॉस सब्सिडाइज ये करते हैं। जो सब्सिडाइज जो टैरिफ होता है, जैसे कि रेजिडेंशियल के लिए या जो फार्मर्स के लिए अलग से टैरिफ आता है, उसको क्रॉस सब्सिडाइज करके कमर्शियल इंडस्ट्रियल टैरिफ ज़्यादा होता है। तो बहुत सारे जो कंज्यूमर होते हैं, अगर रूफ टॉप सिस्टम अपने पर लगाने लगे तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि डिस्कॉम से वो कम इलेक्ट्रिसिटी लेंगे और रूफ टॉप सिस्टम से खुद का जनरेट करके यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो जो हाई पेइंग कंज्यूमर हैं, जो रिलायबल कंज्यूमर हैं, जो पेइंग कैपेसिटी जिनकी अच्छी है, जो लगा सकते हैं, वो कंज्यूमर डिस्कॉम से निकलते जाएंगे या उनकी बिलिंग कम होती जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा डर है। इसलिए डिस्कॉम जो है बेसिकली नेट मीटरिंग, आगे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे नेट मीटरिंग क्या होता है। तो डिस्कॉम जो है नेट मीटरिंग, हालांकि रेगुलेशन है, सब कुछ है, बट उतना डिस्कॉम नेट मीटरिंग को प्रमोट नहीं करता है। नेक्स्ट है ये स्किल एंड नॉलेज गैप्स। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा नहीं है, लोगों को उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मीडिया में सारी चीज़ें हैं, बट फिर भी थोड़ा सा अवेयरनेस नहीं है, मतलब उतना नहीं है। विड्रॉल ऑफ सब्सिडी CFA इन प्राइवेट इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल सेक्टर। जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की जो सेकंड फेज़ की स्कीम है रूफ टॉप में, उसमें सब्सिडी जो है प्राइवेट और इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल कस्टमर से विड्रॉ कर लिया गया। इससे पहले थी, तो ये भी कि ऑब्वियसली अगर सब्सिडी पहले थी और अब विड्रॉ कर लेंगे तो एक थोड़ा सा डिस्करेजमेंट तो होता ही है। नॉन यूनिफॉर्मिटी या PPA एंड EPC एग्रीमेंट, यूनिफॉर्मिटी नहीं है थ्रू आउट द स्टेट्स, हर स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। स्लो प्रोग्रेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया डिस्कॉम जो है बहुत इसको एग्रेसिवली इसको प्रमोट नहीं कर रहा है। मल्टीपल टेंडर फॉर RTS प्रोजेक्ट, एक स्टेट्स में बहुत सारी एजेंसीज हैं, कुछ एजेंसी डिफरेंट टेंडर्स निकाल रही है, तो ये भी एक फैक्टर है इसमें। लैक ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर्स को बहुत ज़्यादा इसमें सही तरीके से ऐसा बताया जा रहा है। आज की डेट में तो खैर कंज्यूमर उतने अवेयर तो हो गए हैं, फिर भी उतना डिटेल में कंज्यूमर भी अवेयर नहीं है कि भाई रूफ टॉप सिस्टम लगाने से क्या एडवांटेज हैं, क्यों लगाना चाहिए, वो नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म रेगुलेशन अक्रॉस स्टेट्स, इसका ये है कि स्टेट टू स्टेट बेसिकली जो इसका रूफ टॉप सिस्टम से लेकर रेगुलेशन है ये वेरी करता है। वेरी इन द सेंस कैसे है कि मान लीजिए कहीं पर रूफ टॉप सिस्टम नेट मीटरिंग तक, कहीं मान लीजिए 10 किलोवाट तक अलाउ है, कहीं पर 500 किलोवाट तक अलाउ है, कहीं नेट मीटरिंग अलाउ नहीं करके ग्रॉस मीटरिंग अलाउ किया हुआ, कहीं सैंक्शन लोड जो है बेसिकली लिमिटेड है। आपके मान लीजिए आपके घर का जो सैंक्शन लोड है उतने तक आप रूफ टॉप लगा सकते हैं, या 50% लगा सकते हैं, 80% लगा सकते हैं। कहीं लिमिटेशंस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर कहीं पर 50% तक अलाउ करते हैं, कहीं पर 100%। कहने का मतलब ये है कि ये जो रेगुलेशन है रूफ टॉप सिस्टम को लेकर के, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, बेसिकली कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। नेक्स्ट है TDS प्रोसेस फॉर प्रोजेक्ट कमीशनिंग एंड सब्सिडी डिसबर्समेंट। ये बेसिकली जो चैनल पार्टनर है या जो डेवलपर हैं, जो ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर जो प्रोजेक्ट लगाते हैं, उनको ये थोड़ा सा हिंड्रेंस है। वो जैसा कि सब्सिडी मिलनी चाहिए, और हम सबको पता है कि गवर्नमेंट सिस्टम में थोड़ा प्रोसेस स्लो होता है सारी चीज़ों को लेकर के, तो ये भी एक फैक्टर है। सब्सिडी डिसबर्समेंट और प्रोजेक्ट कमीशनिंग का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है। फ्रीक्वेंट चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इसमें बहुत सारी स्टेट लेवल पर बहुत सारी पॉलिसीज़ टाइम टू टाइम इसमें चेंज होता रहता है, इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, ये भी एक फैक्टर है। लैक ऑफ पॉलिसी एड्रेसिंग ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर, तो ये सब फैक्टर है। इसमें एक फैक्टर ये भी है जो मैंने अभी मेंशन नहीं किया, वो है फाइनेंशियल मॉडल, फाइनेंसिंग जो है, क्योंकि एक कैपिटल इंटेंसिव यूनिट होता है। अगर 1 किलोवाट का सिस्टम हम लोग लगा रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 40,000 का लगता है। तो अपने घर पर मैं अगर 5 किलोवाट का सिस्टम लगाना चाहता हूँ तो करीब 2 लाख का लग जाएगा। तो ये भी एक फाइनेंसिंग मॉडल है। कोई इतना इन्वेस्ट क्यों करना चाहेगा जब तक कि उसको सही तरीके से ये एड्रेस ना किया जाए कि आपको ये एडवांटेज है या आपको ईजिली यहाँ पर लोन मिल सकता है। सारी चीज़ें हैं, बट इतना यूजर फ्रेंडली नहीं है। अगर मुझे कहीं रूफ टॉप सिस्टम लगाना है और मुझे लोन लेना है तो इतना यूजर फ्रेंडली नहीं है। तो एक फाइनेंसिंग भी जो है बहुत बड़ा फैक्टर है रूफ टॉप नहीं टेक ऑफ कर पाने का। तो ये सब बेसिकली बॉटल नेक्स हैं जो मैंने बताया कि टेक ऑफ क्यों नहीं कर पा रहा, ये सब कुछ रीज़न हैं इसमें। अब मैंने इस पर टर्मिनोलॉजी का मैंने इसलिए अभी थोड़ा सा कवर किया कि रूफ टॉप सिस्टम में जो हम लोग लगाते हैं ग्रिड कनेक्टेड, रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है। तो जो मैंने कैप्चर किया है बेसिकली, तो कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। चूँकि बहुत बड़ा वीडियो बन गया ये, अभी 30 मिनट के आसपास का वीडियो बन गया है, तो मैं इसको अब नेक्स्ट वीडियो में इसको यूज़ करता हूँ, टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन रूफ टॉप सिस्टम। क्योंकि बहुत एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है बेसिकली क्या क्या टर्मिनोलॉजी रूफ टॉप सिस्टम में आता है। तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूँ। तो होप दोस्तों मेरा ये जो रूफ टॉप सिस्टम पर जो मैंने अटेम्प्ट किया है पूरे चीज़ों को कवर करने का, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, आपको अच्छा लगा होगा।
आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।